डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जो डेविड का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज का अपना जो व्याख्यान होने वाला है वो डेविड का जो व्यवस्था सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था राजनीति विज्ञान में, अपन आज का अध्ययन उसी के संदर्भ में करेंगे। पॉलिटिकल साइंस व्यवस्था सिद्धांत क्लास है ये पार्ट फर्स्ट। यानी कि व्यवस्था सिद्धांत जो है ये व्यवहारवाद क्रांति की देन है। यानी अपन आगे चल करके राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, राजनीति विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है, इन सब का जो अध्ययन अपन राजनीति विज्ञान में करते हैं, ये इन सब अवधारणाओं की जो उपज है या देन जो है ये व्यवहारवाद की जो क्रांति हुई थी, व्यवहारवादी जो आंदोलन था उसकी देन है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिए कि व्यवस्था सिद्धांत ये दिया किसने था? डेविड ईस्टन ने। किसने प्रस्तुत किया इसको? डेविड ईस्टन ने। और बेसिकली ये जो व्यवस्था सिद्धांत है वो किसकी देन है? व्यवहारवाद की, व्यवहारवाद की देन है। अब देखिए आपके सामने व्यवस्था सिद्धांत जो है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना कि राजनीति विज्ञान में जो व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है कि व्यवस्था सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान में किसकी देन है? वो है व्यवहारवाद की देन। क्योंकि व्यवहारवाद जो है वो बेसिकली किस चीज के अध्ययन पे बल देता है। आपको जब आपने व्यवहारवाद का अध्ययन किया था, मैंने जब आपको व्यवहारवाद पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आप व्यवहारवाद की एक सामान्य सी परिभाषा जो है वो आप किस प्रकार से दे सकते हैं, व्यवहारवाद क्या है। ये जब मैं आपसे इस प्रकार का सवाल जब मैं आपसे कर रहा हूं तो निश्चित तौर से आपके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं कि व्यवहारवाद को अपन किस प्रकार से परिभाषित करें कि अपन सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपन एक ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करें जिसमें व्यवहारवाद को अपन अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्यवहारवाद क्या था। यानी व्यवहारवाद एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है। किसके अध्ययन पे बल देता है? व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है। और व्यवहार भी कैसा? जिस व्यवहार का मापन किया जा सकता है, जिस व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है, जिस व्यवहार का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक अध्ययन करने का एक उपागम है, एक ढांचा है, एक पद्धति है। यानी कि आप इन चीजों को इस प्रकार से सामान्य सी जो परिभाषा आपके सामने आती है कि अपन जब इसको देखें कि व्यवहारवाद क्या है, तब अपन इसको किस प्रकार से व्यक्त करें। क्योंकि ये जो व्यवस्था सिद्धांत है ये भी किसकी देन है? व्यवहारवाद की देन है। व्यवहारवाद व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवस्था सिद्धांत एक राजनीतिक जो सिस्टम है उसके अंदर किस प्रकार की मांग उठती है, किस प्रकार का समर्थन मिलता है, फिर उन मांग और समर्थन को किस प्रकार से सरकारों के द्वारा पूरा किया जाता है, किस प्रकार का एक परिवेश का निर्माण होता है, फिर उसके अंदर क्या फीडबैक मिलता है, इन चीजों के बारे में डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत को प्रस्तुत किया था इनको समझने के लिए। तो यहाँ इनमें भी क्या है? व्यक्ति का व्यवहार ही है। व्यक्ति किस प्रकार का, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार की मांग कर रहा है और उन मांगों को उन परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। और फिर सरकार जो है उन मांगों को किस प्रकार से देखती है कि किस मांग में कितना समर्थन है, तो उस प्रकार से सरकार भी उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करती है। यानी मांग है, मांग के साथ समर्थन भी ज्यादा है तो निश्चित तौर से सरकार जो है उस कार्य पर ज्यादा आपको संवेदनशील दिखाई देगी। सरकार उस कार्य को बड़ी तत्परता के साथ करने का प्रयास करेगी क्योंकि उसके साथ समाज का बहुत बड़ा जो भाग है वो जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये सब क्या है? एक व्यवहार है। उसका व्यवहार है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है और उस व्यवहार का संस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है और प्रतिक्रिया स्वरूप वो संस्थाएं किस प्रकार का कार्य करती हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर जो व्यवहारवाद
को देखते हैं, व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति थी वो आपको पता है कि एक आंदोलन के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? एक आंदोलन के रूप में। जो परंपरागत आंदोलन किसके विरुद्ध था? यह आंदोलन जो हुआ था, यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? परंपरागत के प्रति असंतोष। जो परंपरागत जो अध्ययन था राजनीति विज्ञान का, जिसमें सरकार है, राज्य है या राज्य सरकार, दोनों के अध्ययन पे जो बल दिया जा रहा था, यानी एक सीमित क्षेत्र था, एक सीमित, एक संकुचित दृष्टिकोण था जो केवल संस्थाओं के अध्ययन पे बल देती थी। हालांकि वो संस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके अध्ययन को स्वीकार नहीं कर रही थी, उस सीमा तक, जिस सीमा तक उसको स्वीकार किया जाना चाहिए था। तो यहां यह आंदोलन हुआ परंपरागत के प्रति असंतोष के परिणाम स्वरूप, और इसमें पहली बार आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार, अब व्यक्ति का जो राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार जो है वो अपने को देखने को मिलेगा कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो किस प्रकार का है। तो राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक व्यवहार भी ऐसा जिसका मापन, सत्यापन, पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो ये व्यवहारवाद था, और इसी व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप व्यवस्था सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत होता है। डेविड ईस्टन का नाम आता है। अब मैं आपसे कहूं कि डेविड ईस्टन का नाम जो है व्यवहारवाद के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि व्यवहारवाद की जो मूल मान्यता है, यानी व्यवहारवाद किस मान्यताओं पे कार्य करता है, उसका जो कार्य करने का जो तरीका है, अध्ययन करने का जो तरीका है, उसकी वो मूल मान्यताएं क्या है जिनके आधार पे वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। कोई तो आधार होना चाहिए जिस आधार पे कोई व्यक्ति है किसी अन्य के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई शोध कर रहा है, किसी प्रकार की कोई जानकारी जुटा रहा है, तो उसके पीछे कोई तो मूल मान्यता होगी जिनके आधार पे वो कार्य कर रहा है। तो पहली बार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं बताई थी। क्या बताई थी? मान्यताएं बताई थी। और मान्यताएं कितनी बताई थी? या मान्यता कह दीजिए या बौद्धिक आधारशिला, कह दीजिए सब, और वो भी कितनी थी? 8, जिनको व्यवहारवाद की विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं बताइए, व्यवहारवाद की विशेषताएं बताइए, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं की विवेचना कीजिए, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको उसके संदर्भ में देखना है। तो जब उन्होंने इसकी मान्यताएं बताई जिसके आधार पर अध्ययन आगे बढ़ा, तो यहां डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का वास्तविक पिता या अपन जनक कह सकते हैं, वास्तविक जनक कहा जाता है। यह तो हो गई इसलिए कि जब अपन व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ते हैं तो व्यवस्था सिद्धांत की एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि को अपन पहले देखें कि किस प्रकार से व्यवस्था सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। तो यह व्यवस्था सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है वो व्यवहारवाद के अंदर ही तैयार हो जाती है। अर्थात व्यवहारवाद जो है वो व्यवस्था सिद्धांत जो है व्यवहारवाद की देन मानी जाती है। ठीक है, अब मैं इसको बिठा देता हूं। तो अपन वापस व्यवस्था सिद्धांत पे आ जाते हैं कि डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत को किस प्रकार से स्पष्ट किया था। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत अपनी जो पुस्तक थी, उसका पुस्तक का नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन की पुस्तक बुक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। द पॉलिटिकल सिस्टम, ये 1953 में इस पुस्तक में उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया। साथ साथ आप नोट्स बनाते रहे कि डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक जो थी जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्था सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मैं यहां बना देता हूं क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप जैसे जैसे मैं बोलता हूं उस प्रकार से आप अपने नोट्स जो है वो तैयार करते रहे कि व्यवस्था सिद्धांत जो है वो व्यवहारवाद की देन है
और व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो डेविड ईस्टन ने इसको प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का व्यवस्था सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। लेकिन इसका एक जो चित्र जो बनाया था, तो हालांकि मैं इसको आगे चल करके आपको बताऊंगा भी, व्यवस्था सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट भी किया था। और ये चित्र जो था, उनकी जो अन्य जो रचना है, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1966, उस पुस्तक में उन्होंने व्यवहारवाद का जो डायग्राम बनाया था उसको उन्होंने इसमें स्पष्ट किया था। पुस्तक का नाम है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, में उन्होंने इस चीज को प्रस्तुत किया था साहब। तो ये हो गई एक प्रारंभिक कड़ी को, अगर इसको देखें कि व्यवस्था सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की अपन चर्चा जो करते हैं वो डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसकी रचना है द पॉलिटिकल सिस्टम, ये 1953 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था। व्यवस्था सिद्धांत का जो चित्र था, वो चित्र उन्होंने ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, जो उसकी रचना थी, उस रचना में उन्होंने इसका निर्माण किया था। फ्रेम, FRAME, फ्रेम में इसको प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि ईस्टन कहता है कि समाज एक व्यवस्था है। ईस्टन क्या कहता है? ईस्टन का कथन है, साथ में लिख लीजिए आप, डेविड ईस्टन कहता है कि समाज एक व्यवस्था है, समाज एक व्यवस्था है तथा राजनीति एक उपव्यवस्था है। उपव्यवस्था, समाज एक व्यवस्था है, यानी संपूर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो समाज अपने आप में पूर्ण इकाई के तौर पे समाज को देखा गया है। और राजनीति जो है वो उस समाज में घटित होने वाली एक प्रक्रिया के तौर पे उसको देखें तो राजनीति को उसने क्या कहा है कि ये समाज की एक उपव्यवस्था है। राजनीति एक उपव्यवस्था है। ये उपव्यवस्था किसकी है? समाज की। यानी राजनीति समाज का ही एक पार्ट है। राजनीति है, आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ये सब उसी समाज के भीतर घटित होने वाली घटनाएं, हर प्रक्रियाएं, यानी सामाजिक घटनाओं का या घटकों का अपन अगर देखें तो जो सामाजिक जो घटक होते हैं उनके अलग अलग या भिन्न भिन्न रूप जो होते हैं वो समाज में देखने को मिलते हैं। उन्हीं घटकों में एक है राजनीति, जो एक समाज की उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ करके चल रहे हैं कि व्यवस्था सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से अपन राजनीतिक विज्ञान इसका अध्ययन जो करते हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है। आगे देखिए, ईस्टन जो है वो समाज को पर्यावरण की संज्ञा देता है। यानी जो समाज जो है उस समाज को डेविड ईस्टन पर्यावरण की संज्ञा देता है। समाज क्या है? पर्यावरण की संज्ञा। यानी इस समाज को डेविड ईस्टन ने किसकी संज्ञा दी है? ये पर्यावरण है, संपूर्ण समाज। जैसा है ना, देखा ना अभी यहां पे देखा ना कि समाज एक व्यवस्था है। व्यवस्था अपने आप में पूर्ण तौर से पूर्ण इकाई के तौर पे देखता है और राजनीति को वो एक उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है उस समाज की। तो यहाँ राजनीति उस समाज की उपव्यवस्था है। तो यहाँ उस उपव्यवस्था के तौर पे वो समाज को तो क्या कहता है? समाज को वो पर्यावरण की संज्ञा देता है। वो कहता है कि पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। अब ये जो समाज है, इस समाज के अंदर ही राजनीतिक जो घटनाएं हैं या राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो घटित होती है। राजनीतिक प्रक्रिया घटित होती है। तो ये समाज जो है वो इसको क्या करता है?
प्रभावित करता है। समाज एक पूर्ण इकाई के तौर पे है, ये उसकी एक उपव्यवस्था के तौर पे है। तो यहाँ समाज एक पूरे परिवेश का निर्माण करता है और सामाजिक जो परिवेश होता है वो राजनीतिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण को प्रभावित करती है। दूसरी ओर ये समाज इस राजनीतिक व्यवस्था, इस राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वही ये राजनीतिक प्रक्रिया जो है उस समाज को प्रभावित करती है। यानी एक दूसरे के पूरक के तौर पे अपन इनको देख सकते हैं। डेविड ईस्टन जो कहता है उन चीजों को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डेविड ईस्टन का जो कहना है कि समाज एक पर्यावरण के तौर पे देखता है, समाज को डेविड ईस्टन जो है वो पर्यावरण की संज्ञा देता है, पूरे परिवेश की संज्ञा देता है कि समाज जो होता है वो एक पूर्ण इकाई के तौर पे उसको देखा गया है, अर्थात पूर्ण इकाई के रूप में वो उसको रखता है और राजनीति को उसकी एक उपव्यवस्था के तौर पे देखता है। और वो कहता है कि समाज जो है वो पर्यावरण के रूप में, एक परिवेश के रूप में उसको रख देता है। दूसरी ओर राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो जो है इस पर्यावरण से क्या होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि मान लीजिए ये समाज क्या है, ये एक समाज का ढांचा है। इस समाज के अंदर ये कोई राजनीतिक गतिविधि हो रही है, ये आर्थिक गतिविधि है, ये सांस्कृतिक गतिविधि है, ये कोई सामाजिक गतिविधि है। मान लीजिए अपन ये समाज के भीतर है, जैसे अपन अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होता है वो अपने व्यक्तित्व के सभी पक्ष जो होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, जितने भी पक्ष होते हैं उन सब पक्षों का जब समुचित विकास होता है तब अपन कहते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। और कोई भी एक पक्ष का अगर पूर्ण विकास नहीं होता है तो निश्चित तौर से क्या होता है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं माना जाता। तो अपना कहने का मतलब कि हर चीज को एक दूसरी चीज क्या है, प्रभावित करती है। अब कैसे करती है वो देखिए कि यहां ये समाज के भीतर है, मान लीजिए ये राज व्यवस्था है। अब यहां ये जो समाज का जो ढांचा है इसको डेविड ईस्टन ने पर्यावरण का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, पर्यावरण का नाम दे दिया। और उसने कहा कि ये जो पर्यावरण है यानी समाज जो है वो इस राजनीतिक व्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है सर, ये राज व्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको ये पर्यावरण यानी समाज जो है प्रभावित करता है। समाज की परिस्थितियों के अनुसार ही राजनीतिक हलचल जो होती है, राजनीतिक जो गतिविधियां होती है, राजनीतिक जो प्रक्रिया है घटक के रूप में आगे जो कार्य करती है वो इस परिवेश से प्रभावित होती है, पहली चीज। दूसरी बात जो वो ये कहता है कि ये जो राज व्यवस्था है, ये राज व्यवस्था भी क्या करती है, ये राज व्यवस्था भी इस पर्यावरण समाज को प्रभावित करती है। यानी मान लीजिए राज व्यवस्था अच्छी है तो निश्चित तौर से समाज भी अच्छी दिशा की ओर प्रगति करेगा, और उस व्यवस्था में कोई कमियां हैं तो वो कमियां निश्चित तौर से उस समाज को प्रगति करने से क्या करेगी, रोकेगी सर। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या है, प्रभावित कर रहे हैं। तो आप एक सेंटेंस लिख लीजिए, मैं बोल करके बता देता हूं इसी आधार पे। ईस्टन यानी डेविड ईस्टन समाज को, डेविड ईस्टन समाज को पर्यावरण की संज्ञा देता है। डेविड ईस्टन समाज को पर्यावरण की संज्ञा देता है और कहता है कि यह पर्यावरण यानी यह पर्यावरण, पर्यावरण किसकी संज्ञा के रूप में रखा है, समाज के रूप में। तो यह पर्यावरण, कोष्टक में आप समाज लिख लेना, यह पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। यह पर्यावरण कोष्टक में समाज राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण कोष्टक में समाज को प्रभावित करती है। जो मैंने बता दिया, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती है तो समाज अच्छी दिशा में प्रगति करता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, नए नवाचार देखने को मिलते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसमें अनेक सारी कमियां भी देखने को मिलती है, तो उस समाज के विकास में क्या होता है, अवरोध पैदा होता है, उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये कहने का मतलब कि विचार, संतुलित विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं तो निश्चित तौर से अपने को उसमें एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो विचार संतुलित नहीं होते हैं, विचार जो होते हैं वो उच्च श्रेणी के नहीं होते हैं, निम्न श्रेणी विचारों की बात अपन करते हैं, तो वहां अपने को क्या है, उन्नति देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार की बात जो है वो डेविड ईस्टन इस व्यवस्था सिद्धांत के अंदर प्रारंभिक रूप में करता है। अब अपन देखते हैं कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके निम्नलिखित जो भाग हैं,
उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। डेविड ह्यूस्टन जो है व्यवस्था सिद्धांत के कौन कौन से भाग जो है वो स्पष्ट करता है अपने डायग्राम के माध्यम से, उनकी चर्चा अपन यहाँ पे करते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर केवल और केवल अपन उसकी पृष्ठभूमि पर ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास के अंदर अपन उसकी व्यवस्था सिद्धांत के जो भाग हैं उन भाग को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।